हेलो दोस्तों, आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मैरी बचपन से ही अपाहिज लड़की थी। उसके पापा जोसेफ एक सेठ के यहाँ काम करते थे। मैरी की माँ मरियम बचपन में ही उसे छोड़कर चली गई थी। तब से जोसेफ ने ही मैरी की देखभाल की थी। जोसेफ ने कभी मैरी को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो अपाहिज है। वो उसे हमेशा अपने कंधों पर घुमाया करता था। एक दिन जोसेफ ने कहा, बेटी मैरी, आज बताओ हम कहाँ घूमने चलेंगे? पापा, आप जहाँ भी ले जाओगे वहाँ चलूंगी, क्योंकि मेरे तो पैर ही नहीं है जो मैं अपने आप से कहीं जा सकूं। जोसेफ मैरी की बात सुनकर दुखी हो जाता है और कहता है, मैरी, मेरे पैर भी तो आपके ही पैर हैं। जहाँ कहोगी वहाँ चलने लगूंगा, है ना? ये कहकर वो मैरी को तसल्ली देने लगता है। जोसेफ मैरी को रोज की तरह तैयार करके और घर का सारा काम करके अपने काम पर निकल जाता है। जोसेफ रास्ते में सोचते हुए जा रहा है, मैं दुनिया का इतना अभागा पिता हूँ कि मैं अपनी बेटी के लिए एक व्हील चेयर तक नहीं खरीद पाता। आज जाके सेठ जी से बात करूंगा कि वो मुझे कुछ पैसे दे दे तो मैं इस नए साल में अपनी बेटी को वो गिफ्ट कर दूं। ये सोचते हुए वो सेठ के यहाँ पहुँच जाता है। अरे जोसेफ, आज बहुत लेट आए हो। इस तरह से आओगे तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। जोसेफ हाथ जोड़ते हुए कहता है, नहीं सेठ जी, मेरी कुछ मजबूरी है, इसीलिए मैं लेट हो जाता हूँ। अरे तुम्हारी मजबूरी से मुझे क्या लेना देना? मैं तुम्हें काम के पैसे देता हूँ, काम के, तुम्हारी मजबूरी के नहीं। सेठ जी इस बार माफ कर दीजिए, आगे से बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, इस बार माफ कर दीजिए। ठीक है, सुनो, आज तुम्हें मेरी पत्नी का बंद कमरा साफ करना है जिसमें वर्षों पुराना कबाड़ा पड़ा है। उसे बाहर निकालना है तुम्हें। ठीक है सेठ जी, मैं कर देता हूँ, आप चाबी दे दीजिए। सेठ जी जोसेफ को कमरे की चाबी दे देते हैं। जोसेफ उस कमरे को साफ करने लगता है। तभी उसकी नजर एक पुरानी पड़ी व्हील चेयर पर पड़ती है। जोसेफ को उसे देखकर मैरी की बात याद आ जाती है। वो काम खत्म करके सेठ से कहता है, सेठ जी, काम कर दिया है मैंने। अगर आपकी अनुमति हो तो एक बात कहूँ सेठ जी? हाँ कहो, क्या बात है जोसेफ? सेठ जी, उस बंद कमरे में मुझे एक व्हील चेयर मिली है, क्या वो मैं ले सकता हूँ? अरे नहीं जोसेफ, वो मेरी पत्नी फ्लोरा की आखिरी निशानी है। अरे इसे ढूंढने के लिए ही तो वो कमरा साफ करवाया था। इस पर मैंने सोने का हैंडल भी लगवाया था। इसे मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ जोसेफ। जोसेफ सेठ की बात सुनकर मायूस हो जाता है और चुपचाप अपने घर चला जाता है। जोसेफ को देखकर मैरी कहती है, पापा, आप उदास क्यों हो? क्या बात है? कुछ नहीं बेटा, ये सोच रहा हूँ कि इस नए साल में तुझे ऐसा क्या तोहफा दूं जिसे तुम याद रखो। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी कोई भी तोहफा मेरे लिए किस काम का है जिसे मैं अपनी मर्जी से उठा भी नहीं सकती। मैरी की बात सुनकर जोसेफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो चुपचाप उसे खाना खिलाकर सुला देता है और खुद रात भर चिंता की चादर ओढ़कर सो जाता है। रोज की तरह जोसेफ मैरी को खाना बनाकर उसे तैयार करके अपने काम पर निकल जाता है। आज तो सेठ जी के पैर पकड़कर वो व्हील चेयर अपनी बेटी के लिए मांग लूंगा। उसके बदले में सेठ जी का और भी काम कर दूंगा मैं। ये सोचता हुआ वो सेठ के यहाँ पहुँच जाता है। जैसे ही सेठ के वहाँ वो पुलिस को देखता है तो हैरान हो जाता है। साहब, यही वो चोर है जिसने मेरी पत्नी की आखिरी निशानी उस व्हील चेयर को चुराया है। सेठ का ये झूठा इल्जाम सुनकर वो हाथ जोड़कर पुलिस से कहता है, नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की है। ओए, अगर तूने चोरी नहीं की तो सेठ जी से उसे कल क्यों मांग रहा था? सच बता, नहीं तो अंदर बंद कर दूंगा। जोसेफ उनके सामने कई मिन्नतें करता है, लेकिन सेठ और पुलिस उसकी एक नहीं सुनते। जोसेफ को पुलिस पकड़कर थाने ले जाती है। नहीं साहब, मैंने चोरी नहीं की, मुझे छोड़ दो। देख जोसेफ, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सच बता दे, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। साहब, मैं सच कह रहा हूँ, वो व्हील चेयर मैं अपनी बेटी के लिए मांग रहा था। वो बेचारी चल नहीं सकती, मैंने सोचा सेठ जी से लेकर उसे दे दूंगा, लेकिन मैंने उसकी चोरी नहीं की है साहब। पुलिस जोसेफ की एक नहीं सुनती है और उसे हवालात में बहुत मारती है, जिससे जोसेफ फूट फूट कर रोने लगता है
नहीं साहब, नहीं। मैंने चोरी नहीं की है साहब। पुलिस कहती है, अच्छा, जब चोरी कर रहा था तब रोना नहीं आया तुझे? अब मार पड़ रही है तो रोकर दिखा रहा है। साहब, मैं मार से नहीं रो रहा हूँ। मेरी बेटी घर पर अकेली और भूखी होगी। वो बेचारी तो एक गिलास पानी भी नहीं ले सकती। अगर मैं घर पर टाइम से नहीं पहुंचा ना तो उसे खाना कौन देगा? यही सोचकर मैं रो रहा हूँ। तुम सच सच बता दो तो मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा। साहब, कभी कभी गुनाह कोई और कर जाता है और उसकी सजा हम जैसे को मिलती है, लेकिन इसमें मेरी बेटी का क्या दोष है? वो बेचारी तो चल भी नहीं सकती है साहब। पुलिस जोसेफ की एक नहीं सुनती और उसे थाने में बंद कर देती है। रात की ड्यूटी खत्म करके जब वो पुलिस वाला घर जाता है तो रास्ते में उसे एक अपाहिज दिखाई देता है जो रास्ते में बैठकर सड़क पार करने की कोशिश करता है। ओए, बीच रास्ते में क्यों बैठा है? अभी कोई गाड़ी आकर टक्कर मार देगी तुम्हें। साहब, कोई टक्कर मार दे तो ही अच्छा है। मुझे बहुत प्यास लगी थी, लेकिन मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं उस नल तक जा सकूं। जब किसी ने मेरी मदद नहीं की तो मैं खुद ही वहां जाने लगा और यहाँ गिर पड़ा साहब। उसकी ये बात सुनकर उसे जोसेफ की अपाहिज बेटी की याद आ जाती है। वो फौरन जोसेफ के घर जाता है और देखता है कि उसकी बेटी पलंग से नीचे गिरी हुई है। वो उसे उठाकर पलंग पर बैठाता है और कहता है, अरे बेटी, तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं अंकल, मैं ठीक हूँ। आपको जीसस ने भेजा है क्या? मैंने ही उनसे प्रार्थना की थी। क्या प्रार्थना की थी आपने? मैंने उससे कहा था, जीसस, मेरे पापा अभी तक घर नहीं आए हैं और मुझे भूख भी लगी है। किसी को भेज दो जो मेरे पापा को ढूंढ लाए। उस पुलिस वाले को मैरी की हालत देखकर दया आ जाती है। उसे खाना देता है और कहता है, हाँ बेटी, मुझे जीसस ने ही भेजा है। मैं आपके पापा को ढूंढ कर लाता हूँ। आप यहाँ से कहीं जाना नहीं, ठीक है? ये कहकर वो पुलिस वाला वहाँ से सीधे थाने आ जाता है, जहाँ पर एक अपराधी उसी व्हीलचेयर के साथ बैठा था। हवलदार, कौन है ये? इसे क्यों पकड़ा है? साहब, इसने एक साइकिल चुराई थी। जब हमने इसके घर की तलाशी ली तो इसके यहाँ वो सेठ वाली व्हीलचेयर मिली, तो मैं इसे यहाँ ले आया। पुलिस वाला उस चोर को बहुत मारता है और थाने में जोसेफ के सेठ को भी बुलाता है। सेठ उस चोर को देखकर कहता है, अरे साहब, ये तो मेरा पुराना नौकर हरिया है। इसने पहले भी मेरे यहाँ चोरी की थी, इसलिए मैंने इसे काम से निकाल दिया था और इसकी पगार भी नहीं दी थी। इसीलिए इसने मेरी ये कीमती चीज चुरा ली है। हाँ सेठ जी, आपके शक की वजह से जोसेफ को कितनी तकलीफ हुई है उसका आपको अंदाजा है? सेठ जी को अपनी गलती का एहसास होता है और पुलिस जोसेफ को रिहा कर देती है। सेठ जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैंने कभी चोरी नहीं की। मैं वो व्हीलचेयर अपनी बेटी के लिए आपसे इसलिए मांग रहा था कि मेरी बेटी भी अपाहिज है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अरे कभी कभी हम गुस्से में सामने वाले को दोषी ठहरा देते हैं बिना सच का पता लगाए। ये कहकर जोसेफ करहाता हुआ अपने घर चला जाता है, जहाँ उसकी बेटी जोसेफ को देखकर बहुत रोती है और कहती है, पापा, जीसस बहुत बुरे हैं। मैंने उन्हें आपको सही सलामत लाने को कहा था, लेकिन उन्होंने आपको कितना कष्ट दिया। मैं कभी नहीं उनसे बात करूंगी, कभी भी नहीं। जोसेफ अपनी बेटी को गले लगाता है। तभी वहाँ पर वो पुलिस वाला एक नई व्हीलचेयर लेकर आता है और कहता है, नहीं बेटा, जीसस बुरे नहीं है। बुरे तो हम इंसान हैं, जो जाने अनजाने में कभी कभी ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी कीमत हम मरते दम तक नहीं चुका सकते हैं। ये व्हीलचेयर जीसस ने आपके लिए तोहफे में भेजी है। अब आप अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हैं और जीसस ने ही आपके पापा को थाने में साफ सफाई करने की नौकरी भी दी है। मैरी अनोखा उपहार देखकर बहुत खुश हो जाती है। जोसेफ भी पुलिस वाले का शुक्रिया अदा करता है और अगले दिन से जोसेफ थाने में साफ सफाई का काम करने लगता है। बीनापुर गांव में मोहन अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। मोहन की बड़ी बेटी मीना बहुत ही मेहनती थी, जबकि छोटी बेटी सीमा माँ के प्यार की वजह से थोड़ी बिगड़ी थी। मोहन अपनी दोनों बेटियों को बहुत ही प्यार करता था, जबकि मोहन की पत्नी अपनी छोटी बेटी को प्यार करती थी और बड़ी बेटी से नफरत। एक बार की बात है, मोहन मजदूरी करके अपने घर आया। मीना बेटी, ओ मीना बेटी, कहाँ हो तुम?
अरे ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो बाबूजी? ये देखो, तुम्हारे लिए सूट लाया हूँ, जो तुम्हें उस दिन बाजार में बहुत पसंद आया था ना, लेकिन उस समय पैसे नहीं थे मेरे पास। लेकिन पापा, ये तो बहुत महंगा था और मैंने मना भी कर दिया था कि मुझे नहीं चाहिए, फिर भी। अरे तो क्या हुआ बेटी, तेरी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। मीना अपने पापा से वो सूट ले लेती है और उनके गले से लिपटकर उनका शुक्रिया करती है कि तभी मीना की नजर पापा के हाथ में पड़ती है। पापा, आपकी वो घड़ी कहाँ गई? मोहन मीना का ये सवाल सुनकर चुप हो जाता है। मीना उससे बार बार पूछती है। मोहन कहता है, बेटी वो घड़ी मैंने बेच दी है, कुछ रुपए कम पड़ रहे थे बस इसलिए। पापा, आपने ये क्या किया? वो घड़ी आपको सबसे प्यारी थी और आपने मेरी खातिर बेच दी। ये कहकर मीना रोकर अपने पापा को गले लगा लेती है। तभी उसकी माँ गीता कहती है, आप हमेशा इसके बारे में ही क्यों सोचते हो? आपकी एक और बेटी है, ये क्यों भूल जाते हो? ये कहकर मीना की माँ गुस्सा होकर चली जाती है, लेकिन मीना उनकी बात का बुरा नहीं मानती है। कुछ समय बाद मीना के पिता मीना से कहते हैं, मीना बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है। लड़का बहुत बड़े घर से है और तू राज करेगी उस घर में। हाँ पापा, आप मुझे इतनी जल्दी घर से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अभी शादी नहीं करनी। मीना की माँ उस रिश्ते से खुश नहीं थी, क्योंकि वो चाहती थी कि उस लड़के से उसकी छोटी बेटी की शादी हो, लेकिन मोहन इस बात के लिए राजी नहीं था। मोहन उस लड़के से शादी पक्की कर देता है। इधर मीना की माँ कुछ ऐसा करती है कि शादी मीना से ना होकर उसकी छोटी बेटी सीमा से हो। वो मीना को अकेले में मिलती है और कहती है, देखो मीना, तुम जानती हो कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ और जो रिश्ता तुम्हारे पिता ने किया है वो मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी से हो। इसीलिए तुम बारात के आने के बाद यहाँ से भाग जाओगी और फिर लड़के वालों को मजबूरी में शादी मेरी छोटी बेटी से करनी पड़ेगी। मीना अपनी माँ की बात मान लेती है और हाँ कर देती है। कुछ समय बाद शादी का दिन आ जाता है। घर में खूब सजावट होती है। मीना भी दुल्हन बन जाती है। तभी उसके पिता कमरे में आते हैं और मीना उनसे कहती है, पापा, मैं कल अपने ससुराल चली जाऊंगी। आप सच सच बताओ बाबूजी, क्या आपको मेरी याद आएगी? क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तब मातम सा छा गया था, लेकिन मेरे पापा बहुत खुश थे। ये मेरी माँ ने बताया था। मोहन अपनी बेटी की बातें सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए थे। फिर उसकी बेटी कहती है, पापा जब घर आते हैं तो आप मेरा नाम ले लेकर मुझे बुलाते हैं। कल जब मैं नहीं होंगी आप फिर किसे बुलाएंगे? सच बताओ बाबूजी, आपको मेरी याद आएगी ना? मोहन रोकर अपनी बेटी को गले लगा लेता है और कहता है, हाँ मेरी बेटी, मुझे तेरी याद बहुत आएगी। मैं कैसे रहूंगा तेरे बिन, मुझे खुद नहीं पता है बेटा। मीना रोकर फिर अपने पापा से कहती है, पापा, ये कैसा विधान है, कैसी परंपरा है? पापा आप ही बताइए, कौन सा मेरा जहान है? आधा यहाँ आधा वहाँ। जीवन भी मेरा अधूरा, पियर भी ना पूरा और ना ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? मीना के इतना कहते ही मीना बहुत फूट फूट कर रोती है और उसके पापा उसे धीर बांधते हैं और कहते हैं, बेटी, ये तो संसार का नियम है, हर बेटी को जाना ही होता है। भारी मन से कहकर वो चले जाते हैं। उसकी माँ ये सब खिड़की से सुन रही होती है। वो भी उसकी बातों में बहुत रोती है और अगली सुबह विदाई का समय आ जाता है। लेकिन मीना अंत समय में अपना फैसला बदल देती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे माफ कर देना। आपने जो मुझे गलत कदम उठाने के लिए कहा था वो मैं अब नहीं करूँगी, क्योंकि इससे मेरे पापा का सर संसार में झुक जाता और उनका सर झुका हुआ मैं नहीं देख सकती, क्योंकि मैं अपने पापा को और आपको बहुत प्यार करती हूँ। मीना की बात सुनकर गीता को बहुत दुख होता है और वो अपनी मीना से माफी मांगती है और कहती है, बेटी, सच में तू बहुत महान है। तो जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गई।
वो दोनों खुशी खुशी अपनी बेटी की विदाई करते हैं। मीना भी भारी मन से अपने ससुराल चली जाती है। तो दोस्तों, आपको ये बेटी की कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद। कैद चुड़ैल। अमरपुर नाम का एक बड़ा ही सुंदर गांव था। उस गांव में वीरेन नाम का एक 20 साल का लड़का रहता था। वीरेन बचपन से ही बहुत ज्यादा डरपोक था। उसे अंधेरे से और भूतों से बहुत डर लगता था। एक दिन अपने दोस्तों के साथ वीरेन घूमने के लिए दूसरे गांव गया। चलते चलते सभी दोस्त एक पहाड़ी इलाके में जा पहुंचे। दिन भर घूमने के बाद अंधेरा होने लगा और उस पहाड़ी जंगली इलाके से वीरेन को डर लगने लगा और वो अपने दोस्तों से बोला, राम, चलो अब हमें घर जाना चाहिए। हमें पता था तू डरने वाला है। मुझे पता है, ऐसे पहाड़ी जंगली इलाकों में डरावनी भूत और चुड़ैल रहते हैं। हाँ हाँ, और अब वो भूत और चुड़ैल तुम्हारे पीछे भी भागने वाले हैं। चलो चलो भागो। अरे रुको, मुझे भी आने दो। वीरेन बहुत डरता है और अपने दोस्तों के पीछे भागने लगता है। जल्दबाजी में वीरेन का पैर पत्थर से फिसलता है और गिरकर नीचे पड़ता है। अचानक उसकी आंखों में रोशनी चमकती है और उसे एक चमकती हुई सोने की अंगूठी मिलती है। वीरेन ने आश्चर्य से वो अंगूठी उठाई और तब तक उसके दोस्त भी वहां आ पहुंचे। अरे देखो, ये चमकीली चीज क्या है? ये एक अंगूठी है। अरे ये तो सोने की लगती है। तेरी तो आज लॉटरी लग गई राम। ला ला, दे दे, ये मुझे मिली है, ये अब मेरी है। हाँ हाँ, ले ले, इसमें भूत भूत भी हो सकता है। रहने दे, मैं नहीं डरता भूतों से। वीरेन ने अपने हाथों में वो अंगूठी पहनी और सभी दोस्त अपने घर आ गए और खाना खा के सो गए। वीरेन गहरी नींद में था। अचानक उसका हाथ जोरों से हिलने लगा और वीरेन की नींद खुल गई और उसके सामने उसके हाथों की अंगूठी से एक डरावनी चुड़ैल बाहर आ गई और डरावनी ही आवाज में जोरों से रोने लगी। वीरेन तो डर के मारे कांपने लगा। पहले तो क्या करे, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो डर डर के चुड़ैल से पूछने लगा, कौन हो तुम? मैं एक चुड़ैल हूँ। मेरा नाम मोहिनी है। ए चुड़ैल, ऐसे रोना मत, मुझे बहुत डर लगता है। डर मत रे तू, मैं कोई बुरी चुड़ैल नहीं हूँ। तू यहाँ क्यों आई है? मुझसे क्या चाहती है तू? ऐसे बार बार रोकर मुझे क्यों डरा रही हो? कृपया करके तुम्हारा ये अजीब और गरीब रोना बंद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब कैसे बताऊं तुझे मेरी कहानी? रजत नाम के एक लड़के से मैं बहुत प्यार करती थी। वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे।
इसलिए हमने भागकर शादी करने का फैसला किया। हमने घर से भागकर एक पहाड़ी इलाके में, जहाँ तुम और तुम्हारे दोस्त घूमने आए थे, वहाँ पर रजत ने मुझे ये अंगूठी पहनाई और मैं भी उसे ये अंगूठी पहनाने लगी। तब अचानक उसके घर वाले उसे उठाकर ले गए और पीछे से किसी ने मेरा गला दबाकर मुझे मार डाला। अंगूठी इधर गिर गई और मेरी जान उस अंगूठी में कैद हो गई। मैं तुम्हारे सामने इसलिए आई हूँ ताकि मेरी जान इस अंगूठी में बसी है। तुम कल सुबह बाजू के गांव में जाकर रजत को ढूंढो और ये अंगूठी उसे दे दो, तभी मेरी आत्मा शांत होगी। मरने के बाद भी मैं उसके साथ उसके हाथ की अंगूठी में रहकर अपने खून का बदला लेना चाहती हूँ। कितना प्यार करती हो तुम उस रजत से। मैं कल ही जाकर उससे मिलूंगा, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है कि तुम तो खुद उसके पीछे पीछे भटकते हुए भी जा सकती थी। हाँ, मेरी आत्मा उसके पीछे जाती, पर सभी लोगों ने गले में ताईत पहने थे, इसलिए मैं तुरंत अंगूठी में कैद हो गई। वो अंगूठी तूने पहनी, इसलिए मैं तेरे सामने आ सकी। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो गई और दूसरे दिन सुबह उठकर वीरेन बाजू के गांव में रजत को ढूंढने के लिए निकला। सुनो भाई साहब, आप किसी रजत नाम के लड़के को जानते हो क्या? रजत? कौन नहीं जानता उस पागल को। वो थोड़ा आगे जाकर पीपल का पेड़ दिखेगा, उसकी छाव में बैठकर 25 साल से किसी की राह देख रहा है बेचारा। पर उस पागल से तुम्हें क्या काम है भाई, हैं? उस इंसान को नजरअंदाज करते हुए वीरेन आगे पेड़ की तरफ चल पड़ता है। एक बड़े दाढ़ी वाला, बिखरे बालों वाला बूढ़ा आदमी उसे दिखता है। वीरेन उसके पास जाकर पूछता है, क्या आप रजत हो? मोहिनी के रजत? हाँ, मैं मोहिनी का ही रजत हूँ। पर मेरी मोहिनी तो अब इस दुनिया में नहीं रही है। क्या करूँ मैं? अब कहाँ ढूंढूं उसे? तभी अचानक वीरेन के हाथों की अंगूठी से मोहिनी चुड़ैल बाहर आती है और रजत को बोलती है, रोना नहीं मेरे रजत, देख मैं आ गई। 25 साल में इस अंगूठी में कैद थी, तुमसे मिलने के लिए और मेरी मौत का बदला लेने के लिए मैं तरस रही थी। चलो अब वक्त आ गया है, हमें अलग करने वालों से बदला लेंगे, चलो। सभी गांव वाले जमा हो गए, उसमें मोहिनी को मारने वाले लोग भी थे और वो मोहिनी और रजत से माफी मांगने लगे। हमें माफ करो रजत और मोहिनी। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मुझसे मेरा प्यार, मेरा सब कुछ छीना है तुमने। मोहिनी, इन्होंने जो पाप किया है उसकी सजा इन्हें मिलनी ही चाहिए। इनकी वजह से 25 साल हम दोनों एक दूसरे के लिए तरस रहे थे। अब तो इन्हें मारकर हमारा बदला लेंगे और उसके बाद ही अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी करेंगे। चलो मार डालो इन्हें। अपना बदला लेकर मोहिनी ने रजत को अंगूठी पहनाई और उसके शरीर में प्रवेश किया। फिर वीरेन और गांव वालों के सामने रजत के देह से उसकी और मोहिनी की आत्मा आसमान में विलीन हो गई।